सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक हम इंसान विकास की एक उल्लेखनीय यात्रा कर रहे हैं। हम हमेशा नई चीजों को खोज कर, बदलती परिस्थितियों में खुद को ढाल कर दुनिया में औद्योगिक क्रांति लेकर आए। अब हमारी मौलिक जरूरतें सिर्फ खाना, कपड़े और छत नहीं रही, उसमें ईंधन भी जुड़ चुका है। और इस ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत करोड़ों रुपए खर्च करके दूसरे देशों से एलपीजी आयात करता है, जबकि यही आयात की हुई एलपीजी गैस दुनिया में धमाके और आग जैसी घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जान का धोखा मानकर भी जरूरतमंद जब एलपीजी खरीदने निकलता है तो एलपीजी के दाम आसमान छू रहे होते हैं। भारत में लगभग 43% घरों में खाना बनाने के लिए साफ ईंधन भी नहीं मिलता और इस आंकड़े में 75% घर गांव और छोटे शहर के हैं। इसलिए जरूरतमंद प्रकृति का सहारा लेते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। पर लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाने वाली हमारी माँ और बहन उस लकड़ी के हानिकारक धुएं का शिकार बन जाती है। उन्हें आंखों में खिंचाव, श्वसन समस्याएं, दमा और फेफड़ों के संक्रमण जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारी माँ ने भी इन सारी परेशानियों का डट के सामना किया है और इन बीमारियों से लड़ते देखना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। और ये धुआं सिर्फ उनके नहीं बल्कि छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी गंभीर परिणाम होता है। आईपीसीसी के रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले दशक में पेड़ों को काटने से लगभग 40% ग्लोबल वार्मिंग का कारण रही है। पर्यावरण और मानवीय जीवन का ये बुरा हाल हम देख नहीं सकते, इसलिए हमने पर्यावरण को बचाने के लिए नैसर्गिक तरीके से एक नया मानवीय आविष्कार बनाया है, एम कुकिंग सिस्टम। एनसीएल का एम कुकिंग सिस्टम दुनिया का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ईंधन है। ये नेपियर घास से बनता है। नेपियर घास को काट कर नैसर्गिक तरीके से सुखाने के बाद इसे एक नया आकार दिया जाता है। अब ये एम कुकिंग सिस्टम एलपीजी का स्थान लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ये एलपीजी से सस्ता है, इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके इस्तेमाल से बहुत कम धुआं उत्पन्न होता है, जिससे घर की महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। इसमें सल्फर वायु नहीं होती, इसलिए इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। इसकी खेती से गांव के किसानों को पैसे और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। एनसीएल के इस्तेमाल से हमारा भारत देश ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। मतलब होता है इरादे, लेकिन जब
इन योजनाओं पर कड़ी मेहनत के साथ प्रयास किया जाए तभी वह सार्थक होती है। लेकिन सिर्फ योजनाएं सफलता की कोई भी गारंटी नहीं देती। तो ईंधन में स्वयं पूर्ण बनाने की योजना, किसानों को सक्षमीकरण करने की योजना, विश्व को शाश्वत विकास की राह पर ले जाने की योजना बनाकर उस पर कड़ी मेहनत के साथ परिश्रम करने वाले उस इंसान को अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्वागत कीजिए विजनरी, ऑप्टिमिस्टिक, हार्ड वर्किंग लीडर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार, एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। कश्मीर, जब भी हम कश्मीर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है खुला आसमान, हसीन वादियां, लेकिन इसके अलावा कश्मीर की जो शान है वो है वहाँ के चिनार पेड़। आज की जो कहानी है वो उन्हीं चिनार पेड़ और जिसको हम चिनार मैन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, ऐसे अब्दुल खान जी की। तो चलिए अभी ये जो है चिनार पेड़, उनके बारे में पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो चिनार पेड़ के जो रूट्स है वो है ईरान से। ईरान के बाद में वो भारत में कश्मीर में आके बस गए और आज कश्मीर में वो इस तरह बस गए, इस तरह घुल गए कि ईरान में इसके आपको कभी भी रूट्स, कहीं पे भी रूट्स नहीं दिखेंगे। यानी ये प्रजाति वहां से नष्ट हो चुकी है और जो भी उनके पूरे आपको दिखेंगे यूरोपियंस के बाद में। सो इंडिया में वो कश्मीर है जहाँ पे आपको ये पेड़ दिखेंगे। इनके जो पत्ते हैं, इनकी एक बहुत खासियत है। आप देख सकते हैं कि इनके जो शेप है वो डिफरेंट तो है ही, लेकिन ये पत्ते जब समर सीजन रहता है तो वो पूरे ग्रीन कलर के होते हैं और जैसे जैसे विंटर होता है तो विंटर में ये धीरे धीरे पीले और बाद में जो है एकदम रेड कलर के आपको यहाँ पे दिखते हैं। इनकी अगर हम उम्र देखें तो ये आज कश्मीर में 100 साल से लेके 700 साल पुराना भी आपको चिनार का पेड़ दिखेगा। इस तरीके से भले ही इस जनरेशन में कश्मीर की हिस्ट्री न देखी हो, लेकिन इन चिनार पेड़ों में वो सभी जनरेशंस ऑफ हिस्ट्री आपको दिखाई देगी। लेकिन जैसे इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत है, तो जैसी जरूरत पड़ी वैसे वहां पे उसका इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ने लगा और इस तरीके से बढ़ने लगा कि जब पूरे कश्मीर में 40,000 से भी ज्यादा पेड़ थे, लेकिन अभी धीरे धीरे इनकी तादाद इतनी कम हो गई कि आपको ये कहीं ही दिखाई देंगे। ऐसे कठिन सिचुएशन में जो है वो एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिनका नाम है अब्दुल अहद खान। ये सिंपल लेबर है जो कि दिन में निकलते हैं, जो भी काम मिलता है उसको कंप्लीट करते हैं और अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन ऐसे ही दिन जब वो अपने बीच का जो ब्रेक मिलता है, लंच ब्रेक या खाना खाने के लिए, तब ये दोस्तों के साथ हमेशा चिनार पेड़ के नीचे आराम करते थे। जब ये अलग अलग जगह पे जाने लगे और वहां पे काम करने लगे तो इनको ये पता चला कि जब मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा आराम करूं, मुझे चिनार के पेड़ ही नहीं दिखते जिनमें इनका बचपन गया, ये बड़े हुए। उसके बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो कश्मीर की स्पेशलिटी है चिनार पेड़, में उनको वैसे ही रखना चाहता हूँ जैसे मैं उनको बचपन में देखता था। बस फिर उन्होंने ठान लिया कि वो चिनार पेड़ लगाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 15 साल से ये सिर्फ कश्मीर में चिनार के पेड़ लगा रहे और वो भी खुद के खर्चे से। जितना भी उनका सेविंग होता है वो सेविंग से चिनार पेड़ के सैपलिंग्स, उनके फर्टिलाइजर से सब वो खरीदी करते हैं और जैसे ही दिन निकलता है वो चिनार के पेड़ लगाते हैं। फिर दोपहर को काम पे जाते हैं, फिर से इवनिंग में रिटर्न आते हैं। रिटर्न आने के बाद में वो देखते हैं कि उन्होंने जो पेड़ लगा है वो आज कैसा है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये देख के वो फिर से घर पे रिटर्न आते हैं। ऐसे आज उन्होंने 15 साल में लगभग 15,000 से भी ज्यादा चिनार पेड़ अपने एरिया में लगाए। यही फिर जो है नोटिस किया वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री ने इनका सम्मान किया और इनके वजह से वहां पे एक मूवमेंट शुरू हो गया कि जो चिनार पेड़ कम हो रहे हैं उनको हमें लगाना चाहिए। तो ऐसे जो आज की जो कहानी है वो एक सिंपल इंसान की है जिनका उद्देश्य जो था वो महान था और उस उद्देश्य की वजह से इन्होंने एक डिफरेंस अपने सोशल एनवायरमेंटल जो एरिया है उसमें लाया। वैसे ही एमसीएल जो है, एमसीएल का भी उद्देश्य एकदम सिंपल है कि भारत देश को ईंधन में स्वयं पूर्ण बनाना। ये उद्देश्य जब हम लेके चलेंगे तो बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, शायद बहुत साल लगेंगे, लेकिन
अभी मैं यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ ऐसे इंसान को जो उद्देश्य भी ऐसे रखते हैं कि भले ही हमें वो नामुमकिन लगे, लेकिन ये भले बाती जानते हैं कि उस नामुमकिन उद्देश्य को मुमकिन कैसे करना। ऐसे हमारे डायनेमिक लीडर, स्ट्रेटेजिस्ट और जिसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईरा बोल सकते हैं, ऐसे हमारे एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रखें। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों वैसे तो कई तरह के अलग अलग कैलेंडर होते हैं, लेकिन हम सभी लोग मैक्सिमम टाइम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, अपना कारोबार, अपना घर, अपना स्कूल, इस सभी चीज जिस कैलेंडर के तरह के कैलेंडर पे हम प्लान करते हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। वो कैलेंडर जो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर तक खत्म होता है। और जब एक कैलेंडर या एक साल जब खत्म होने को आता है, तब हम थोड़ा सा इसका रिकैप करते हैं, सिंहावलोकन करते हैं कि इस साल में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैंने अच्छी की, कौन सी ऐसी चीज है जो मैं और बेहतर कर सकता था, कौन से मैंने निर्णय लिए जो अच्छे साबित हुए, कौन से ऐसे निर्णय जो मैंने लिए वो शायद नहीं लेने चाहिए थे। और फिर ये सब सिंहावलोकन, ये सब रिकैप करने के बाद फिर हम अपने अगले साल के लिए प्लानिंग करते। तो ये सिंहावलोकन, ये रिकैप बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं कि हमेशा ये रिकैप निजी तौर पर होता है, वैयक्तिक लेवल पे होता है। ये रिकैप पूरे समाज के लिए भी हो सकता है, ये रिकैप पूरे देश के लिए होता है, ये रिकैप अलग अलग क्षेत्रों में होता है। क्रीड़ा में होता है, मनोरंजन में होता है, व्यापार में होता है, उद्योग में होता है, राजनीति में होता है। और आप देखते होंगे कि अभी साल के एंड में सभी अखबार, न्यूज, ये सभी आपको दिखाते हैं कि इस साल में क्या क्या हुआ। अलग अलग क्षेत्र में ये रिकैप ये दिखा रहे हैं। दोस्तों आज भी मैं आपके सामने एक ऐसा रिकैप सामने रखने वाला हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज जितने भी अलग अलग विषय हैं जिनके बारे में शायद लोग रिकैप करते हैं, सिंहावलोकन करते हैं, साल का पूरा बोरा आपके सामने रखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है क्लाइमेट, पर्यावरण। पर्यावरण का रिकैप दोस्तों मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पृथ्वी पिछले 450 करोड़ साल से चल रही है। इस पृथ्वी के ऊपर पिछले 350 करोड़ साल से जीव है, अलग अलग तरह के जीव। और हमारी माँ ने, हमारी इस प्रकृति ने हर एक जीव के लिए, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो प्राणी हो, हर एक जीव की जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने की एक व्यवस्था की है, जिस व्यवस्था को हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। और ये जो व्यवस्था है ये पिछले करोड़ों साल से माने करके रखी है, लेकिन हमने पिछले सिर्फ कुछ साल से इस व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ के रखा। और हमें ये देखना पड़ेगा कि इस साल हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। इस साल में ये जो व्यवस्था कायम करने का जो हमारी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें हम क्या काम कर रहे हैं, कौन सी दिशा में हम अपनी दुनिया को लेके जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्लाइमेट या पर्यावरण के विषय में हमने कुछ रिकॉर्ड कायम किए दुनिया ने, लेकिन रिकॉर्ड ऐसे है कि ये रिकॉर्ड हमें डिस्टर्ब करने वाले, रिकॉर्ड हमें टेंशन देने वाले रिकॉर्ड। दोस्तों सबसे पहला रिकॉर्ड ये है कि हमारे मानव जाति के इतिहास में अभी तक जो भी जितने भी हमने तापमान दर्ज किए हैं, जितने भी साल का हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारा इतिहास है, उन इतिहास में सबसे ज्यादा तापमान इस साल 2023 में उसका दर्ज किया है। और ये बहुत ही सीरियस है दोस्तों। ये जो तापमान है ये प्री इंडस्ट्रियल एरिया है, यानी इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत हुई जेम्स वाट के पाप के चलने वाले इंजन के साथ। जब मनुष्य को पता चला कि पाप से इतनी बड़ी बड़ी इंजन चल सकते हैं, उसने इस पाप बनाने के लिए कोयले की शुरुआत, और तब से शुरू हुआ ये फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। और फिर कोयले का इतना हमने इस्तेमाल किया, बाद में वो टेम्परेचर इस कोयले की वजह से, फॉसिल की वजह से बढ़ रहा। अभी इसकी जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई, उसका पहले का जो टेम्परेचर था उसे बेस टेम्परेचर कहते हैं दोस्तों। और ये जो टेम्परेचर है बेसिकली हम सबको उसी टेम्परेचर में जाना चाहिए, बिकॉज वो करोड़ों सालों से
तोड़ते नहीं, उसको कायम रखा है। लेकिन हमने क्या किया कि उसको बढ़ा के इस साल 1.43 डिग्री इतना पूरे विश्व का, पूरे हमारे इस पृथ्वी का तापमान बढ़ा है, और ये बहुत ही सीरियस है। अभी क्यों सीरियस है, चलिए समझते हैं। हमें थोड़ा सा इस क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री समझनी होगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस ऐसे पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ये पहली बार एक पर्सन ने, एक व्यक्ति ने बताया, जिसका नाम था गाय कैंडलर। 1938 में यानी 1938 में ये एक इंजीनियर थे, स्टीम इंजीनियर, यानी ये कोयले के ऊपर और कोयले से चलने वाले इंजन के ऊपर ही काम करते थे। लेकिन जिस तरह से कोयले का इस्तेमाल हो रहा था, जिस तरह से वो ऊर्जा निर्माण हो रही थी, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने नौकरी छोड़ी और उस टाइम पे 1938 में 147 जगह पे वो गए और उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया, रिकॉर्ड बनाया कि देखिए यहाँ ये कोयला के इस्तेमाल की वजह से कितना तापमान बढ़ रहा है, और वो पूरा दुनिया के सामने रखा, बताया उनको कि हमारे इस पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। लेकिन उन दिनों किसी ने भी उनकी नहीं सुनी, ना ध्यान दिया। उनको ऐसा लगा कि इतना विशाल, ये इतनी विशाल दुनिया है, इतनी विशाल पृथ्वी है, मनुष्य अगर कुछ करेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज इतने सालों बाद ये प्रूव हो रहा है कि जो भी चीजें उन्होंने सामने रखी थी एकदम सटीक, एकदम अचूक ऐसी है। दोस्तों उसके बाद 1958 में एक पर्सन, जिनका नाम, जो साइंटिस्ट भी थे, डॉक्टर चार्ल्स डेविड कीलिंग, इन्होंने दुनिया के सामने एक रिकॉर्ड रखा कि किस तरह से इसका तापमान बढ़ रहा है, किस तरह से ये तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉसिल फ्यूल से बढ़ रहा है। अभी 1958 में इसलिए उन्होंने क्या किया, और ये ना, ये बहुत सीखने वाली चीज है कि लोग कितने पैशनेट होते हैं किसी चीज के लिए और क्या क्या करते हैं। इन्होंने एक 5 साल कंटिन्यूअस हर दिन हवा में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी मात्रा है, उसका रिकॉर्ड बनाया और 5 सालों करके दुनिया के सामने रखा। अभी उनके सामने कुछ दिक्कतें भी थी। पहली बात तो जब उन्होंने शुरुआत की, ऐसा कोई भी उपकरण नहीं था दुनिया में, इंस्ट्रूमेंट की, जो कार्बन डाइऑक्साइड मेजर कर सके। तो ये इन्होंने खुद उस कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करने का उपकरण को, उसकी खोज की, उसको तैयार किया। खुद वो जहां रहते थे हवाई आइलैंड में, वहां उन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी, एक प्रयोगशाला उन्होंने शुरुआत की, और हर दिन 5 साल लगातार न कभी भी ब्रेक नहीं लिया। उन्होंने दुनिया के सामने रखा कि देखिए हवा में किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ रहा है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लैबोरेटरी एक बार शुरू होने के बाद पिछले अभी 65 सालों से ये काम कर रही है, आज भी कर रही है, हर दिन करती है। इसके बाद 1967 में एक साइंटिस्ट सुकोरो इनी ने पहली बार दुनिया के सामने एक कंप्यूटराइज्ड मॉडल रखा कि कैसे हमारे इस पृथ्वी के ऊपर तापमान बदल रहा है, और अगर हम लोग कोयले का इस्तेमाल इस तरीके से करते रहे तो हो सकता है कि ये तापमान आने वाले दिनों में 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से बढ़ेगा, और ये इतना खतरनाक हो सकता है। और ये इन्होंने पूरी डिटेल में ये पूरी जानकारी दुनिया के सामने रखी। दोस्तों उनके इस को आगे जाके नोबेल पुरस्कार भी मिला। आर्कटिक में जो बर्फ है वो पिघल रहा है। उसके बाद 1969 में पहली बार इस पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया सैटेलाइट के थ्रू, और आज जो भी इंफॉर्मेशन आज हमारे पास है उसके बाद जो रिकॉर्ड बना वो ऑफकोर्स सैटेलाइट से बना। कुछ साइंटिस्ट उन्होंने समुद्र बर्फ के अंदर ड्रिलिंग करके बताया कि किस तरह से ओवर द ईयर्स ये पूरा तापमान, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे लोग अलग अलग देश से इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे थे, पूरे एकदम पैशनेटली काम कर रहे थे। लेकिन 1988 में यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, पूरी दुनिया के संगठन, और WM यानी जैसे हमारा IMD है, जैसे हमारा हवामान विभाग है भारत का, वैसे पूरी दुनिया का एक हवामान विभाग है जिसे कहते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने मिलकर एक संस्था की स्थापना की, ऐसी संस्था की जिनमें दुनिया के सभी एक्सपर्ट्स जो इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, वो सभी एक हो और उस पे सिर्फ एक विषय में काम करे, वो था क्लाइमेट चेंज। और ऐसे संगठन उन्होंने 1988 में बने। उस संगठन का नाम था IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आज की तारीख में क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो भी डिटेल्स आते हैं, जो भी रिपोर्टिंग, जो भी इंफॉर्मेशन बनती है, उसमें सबसे ऑथेंटिक जो पूरी दुनिया
दुनिया जिसे मानती है वो है आईपीसीसी का रिपोर्ट, क्योंकि इसमें दुनिया के सबसे बेहद जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें शामिल है और वो सिर्फ वही काम करते हैं क्लाइमेट चेंज का। आईपीसीसी ने 1990 में पहला अपना रिपोर्ट दिया, प्रकाशित किया, और अभी 2021 और 22 में इन्होंने अपना 6वां रिपोर्ट दुनिया के सामने रखा और बताया किस तरीके से इस क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इनफैक्ट इस तरह से कि हम आज की तारीख में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में, कोड रेट में। दोस्तों, एक तरफ ये संगठन, ये साइंटिस्ट, रिसर्चर एक ये बता रहे थे कि हमें इस क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ये सब हो रहा है, और ऐसी डिटेल्स दुनिया के सामने रख रहे थे। दूसरी ओर दुनिया के सभी लीडर्स, दुनिया चलाने वाले दुनिया के मेन पर्सन, वो सभी काम कर रहे थे कि इससे कैसे इसको रोके, इसके ऊपर क्या उपाय योजना करे, कैसे सोल्यूशन हल निकाले इसका। और पहली बार 1994 में उस टाइम के सभी जो देश थे, 197 देश, वो एक बार आए और उन्होंने सिर्फ इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर पहला लेजिस्लेशन या पहला कायदा उन्होंने सम्मत किया और सभी ने उस पर साइन किया कि हम सभी मिलके हमारा जो एमिशन है उसको कम करेंगे। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें सभी जो प्रमुख देश थे उन्होंने लिख के लिया, एग्रीमेंट किया कि हम अपने देश का जो एमिशन है, जो धुआं हम छोड़ रहे हैं, उसको इतना कम करेंगे, तैयारी करेंगे और 2005 के बाद उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत थी, उसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन की शुरुआत हुई 2005। दोस्तों, ये सब जो थे अभी तक, ये सभी देश अपने अपने तरीके से अपना अपना एक टारगेट कर रहे थे और उस तरीके का एग्रीमेंट तैयार करके वो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया के सामने ऐसा कोई टारगेट नहीं था। हर देश अपने आर्थिक सामाजिक परिस्थिति देख के वो देख रहा था कि मुझे ये काम करना है करके, लेकिन पूरी दुनिया के सामने क्या टारगेट होना चाहिए ये अभी तक नहीं था। और 2010 में तो पूरी दुनिया को मिलके हमें एक 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये जो टारगेट तापमान है कि प्री इंडस्ट्रियल एरिया का, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले का जो तापमान है, उसके आगे कितना बढ़ना चाहिए टेम्परेचर, तो सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस। मेक्सिको के कंकुन शहर में ये एग्रीमेंट हुआ। कॉप 16 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 16वीं मीटिंग में ये हुआ। और 2015 में यानी 5 साल के बाद ये जो टारगेट है 1.5 डिग्री, ये बढ़ के कितना हुआ, 2 डिग्री, जो कॉप 21 में हुआ, पेरिस में सब हुआ और सब देश इकट्ठा आके उन्होंने उस पर साइन किया। इसके बाद प्रोटोकॉल खत्म हुआ, अभी चालू जो है उसके बाद वो पेरिस एग्रीमेंट। अभी क्यों किया उन्होंने 1.5 डिग्री से 2 डिग्री क्यों किया, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि ये उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि ये सभी लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतने सीरियसली काम नहीं कर रहे थे, वो सभी अपने आर्थिक परिस्थिति देख रहे थे और मैक्सिमम देशों का जो इकोनॉमी है वो बेस्ड है फॉसिल फ्यूल के ऊपर। तो बस इसलिए उन्होंने अपना 2 डिग्री किया, लेकिन एक्चुअली अगर देखें हम लोग तो इट इज नॉट 2 डिग्री, इट इज 1.5 डिग्री। पूरे दुनिया के सभी रिसर्चर, सभी संस्थाएं, सभी लोग जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2 डिग्री टारगेट होना ही नहीं चाहिए, 1.5 डिग्री ही टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग उसके आगे निकल गए तो बहुत कुछ इसका परिणाम कई सारे देशों में, कई सारी जगह में होगा। दोस्तों, कैसे है कि प्री इंडस्ट्रियल एरिया का जो टेम्परेचर है वो तो जब 1 डिग्री भी बढ़ा होगा तभी कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो अफेक्ट हुए होंगे। जब 1.1, 1.2, 1.3 हुआ होगा तब सब हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। लेकिन 1.5 डिग्री तो ऐसा टारगेट है कि इसके आगे जाना यानी खुद को खत्म करने जैसा, इस दुनिया को खत्म करने जैसा, ये बार बार ये लोग दुनिया को बता रहे हैं। दोस्तों, अभी 1.5 डिग्री से जब ये आगे बढ़ेगा तब क्या होगा, पूरी दुनिया कह रही है कि कुछ ऐसे देश, कुछ ऐसे रीजन्स, कुछ वल्नरेबल इकोसिस्टम वो अफेक्ट हो। हम देख रहे हैं इस साल 1.43 डिग्री के ऊपर हम जा रहे हैं, लेकिन इस साल देश के साथ क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। पिछले साल 2021-2022 में जब ये आईपीसीसी ने जो रिपोर्ट, 6वां रिपोर्ट प्रकाशित किया था, तब उन्होंने कहा था कि ये टेम्परेचर ऐसे बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा इसका असर किस देश पे होगा, तो वो नंबर 1 पे था इंडिया, भारत। दोस्तों, आज इमेजिन कीजिए कि हमारे सामने जनवरी से लेकर जो भी चीजें हो रही है, ऐसा एक भी राज्य नहीं है कि जो इससे छूट रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है क्योंकि तापमान इतना बढ़ रहा है और अभी we have reached 1.43
एंड टारगेट इज 1.5। तो इट इज वेरी वेरी सीरियस। ऐसी सिचुएशन में इस साल हमने इस दुनिया को लाके रखा है, और यही कारण है कि आईपीसीसी ने पूरी दुनिया को बताया है कि कोड रेड है, हम बहुत ही क्रिटिकल ऐसी सिचुएशन। ये हुआ एक रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड हमने क्या किया है सर, तो इस पानी का जो टेम्परेचर अभी तक हमने दर्ज किया है इतने सालों में, सबसे ज्यादा पानी का भी टेम्परेचर इस साल दर्ज हुआ, सबसे ज्यादा। और आप सोच सकते कि उसका परिणाम क्या हुआ होगा। तीसरा रिकॉर्ड हमने कायम किया क्या, कि अंटार्कटिका में जो भी बर्फ जमता है इस साल वो कम जमा होता। यानी अंटार्कटिका हमारे यहाँ पृथ्वी के ऊपर अंटार्कटिका और नीचे आर्कटिक ऐसे ध्रुव है, और इस ध्रुव के ऊपर, इस पोल के ऊपर हमेशा बर्फ जमी होती है जो सर्द में अपने इस लेवल पे जाती है, एक एक्सटेंट पे जाती है। इस बार सर्दी में जो बर्फ जमी अंटार्कटिका, वो कई लाख स्क्वायर किलोमीटर इतनी कम एरिया में जमी। आप देख सकते हैं कि चित्र में जो देख रहे हैं आप, वो अंटार्कटिका है, बाहर की जो लाइन है जमनी चाहिए, लेकिन उतनी जमीन नहीं, जो आपको दिख रहा है उतनी जमी है। और ये भी बहुत सीरियस है। और देखिए सबसे ज्यादा सीरियस अगर कोई चीज इस साल हुई क्लाइमेट के बारे में हुई, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड अभी हवा में इतना बढ़ चुका है, वो भी अपने रिकॉर्ड लेवल पे है। इतने साल से लोग काम कर रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि दुनिया में 2023 में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था वो मैक्सिमम था। अभी क्या हो रहा है इसका इम्पैक्ट, ये जो चीजें हम देख रहे हो इस साल हुई, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो सबसे पहले कि हमारे देश की जब हम बात करते हैं तो कई सारे बाढ़, कई सारे सूखे इसमें जनवरी से लेकर मैं अभी तक आपको बताऊं तो कई सारे नंबर से इतने बाढ़, इतने सूखे हुए, इतने सारा एग्रीकल्चर का जो हमारा क्षेत्र है वो बाधित हुआ, कई सारी जानो माल का नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ। ऐसी सिचुएशन जो बढ़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। दूसरा क्या नुकसान, कि जो अभी तूफान आ रहे हैं वो तूफान भी आप देखोगे तो तूफान की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रही है, तूफान के साथ उसकी जो आक्रामकता, उसकी इंटेंसिटी है वो बढ़ रही है। और ये दोनों तट पे हो रहा है, ये पश्चिम तट पे भी हो रहा है और ये पूर्व तट पे भी हो रहा है। इसके अलावा आज जो मौसम का जो चक्र होता था वो बिगड़ चुका है। यानी जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं हो रही, जब सर्दी होनी चाहिए तब नहीं हो रही है, और पता नहीं कब बारिश होगी और कब उस बारिश के साथ कब वो छींटे पड़ेंगे, कब बर्फ होगी, ये भी हमको नहीं पता। इनफैक्ट और इन सभी चीजों की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर, जो मेन चीज है हमारी खेती, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती जा रही है। इसका एक तो कारण है कि ये ऋतु चक्र बढ़ रहा है, बिगड़ रहा है। दूसरा, जो भी केमिकल अभी इसका उपयोग कर रहे हैं, वो केमिकल से सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी वो कम हो रही है, और ज्यादा फसल आए, और ज्यादा फसल, इसलिए हम और ज्यादा केमिकल्स डाल रहे हैं उसमें। इससे फसल तो कम होती जा रही है, लेकिन फसल में जो एक प्रतिकारक शक्ति होनी चाहिए ना, वो भी नहीं है आज। इसलिए आप देखोगे कि हमारे इस फसलों में कई सारे अलग अलग बीमारियां भी आपको दिख रही है, और इस साल ये बड़ी है। एल नीनो करके एक चीज होती है, एक क्लाइमेटिक कंडीशन होती है कि जहां समुद्र में एक बहुत बड़ा प्रवाह तैयार होता है। वो इसलिए जरूरी है कि उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे मौसमी या हमारा जो मानसून आता है, बारिश होती है ना, उसके साथ। जब एल नीनो प्रवाह स्ट्रांग होता है तो हमारा मानसून वीक होता है। अभी कुछ दिनों से इस साल ये एल नीनो बहुत स्ट्रांग था, और इसकी वजह से हमारी बारिश है वो कम हुई, और दिन ब दिन इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एल नीनो स्ट्रांग हो रहा है, और उसका सीधा इफेक्ट हमारे मानसून के ऊपर हो रहा है। दोस्तों, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट हो रहे हैं। इनमें हम जितने ज्यादा फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना हम हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण कर ही रहे हैं। उससे तो तकलीफ हो ही रही है, बीमारियां बढ़ी रही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से इस पर्यावरण का जो संतुलन है, जो करोड़ों साल से बन रहा है ना, वो संतुलन हम बिगाड़ चुके हैं। अभी कई सारे ऐसी एक पेशीय वनस्पतियां है या एक पेशीय जीव है जो करोड़ों साल से हमारे साथ है, लेकिन आज वो बीमारियां तैयार कर, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो नहीं है। तो आप देखोगे कि अभी मैक्सिमम वायरल बीमारियां, उसके ऊपर कोई इलाज नहीं होता। डॉक्टर बोलते सिर्फ आप 7-8 दिन अपना ख्याल रखिए, बस इतना होता है, और ये सब कुछ हो रहा है इस चीज को। तो दोस्तों, ये जो संकट आज हमारे सामने है, भारत के सामने है, वो संकट पूरी दुनिया के सामने, और पूरी दुनिया के सभी जो देश है वो देश जानते हैं कि ये संकट दिन ब दिन बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे, सभी लोग अपने तरीके से काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं।
और इस साल में जैसा संकट बढ़ रहा है वैसे इस साल में उनकी कोशिशें भी बढ़ी। बहुत सारे देश, बहुत सारे लोग इकट्ठा आके बहुत कुछ काम इसके ऊपर कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन कुछ मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है कॉप। दोस्तों, दुनिया में जितने भी देश है उस देश के प्रमुख एक दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग के लिए साल में एक बार आते हैं। ये मीटिंग, ये कॉन्फ्रेंस इतनी महत्वपूर्ण है कि दुनिया के वो देश के प्रमुख आते हैं, प्रतिनिधि नहीं आते। ये हर साल 2 हफ्ते चलती है, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, और उसका एक ही विषय होता है, क्लाइमेट चेंज। एक ही विषय, ये संकट। इस साल भी 28वीं ऐसी परिषद हुई जो दुबई में हुई, यूएई में हुई, और यहाँ हमारे माननीय पंतप्रधान वो भी वहां गए थे। दोस्तों, इस साल में उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ईयर बुक भी रखा, यानी ये जो कॉन्फ्रेंस है एक ईयर बुक प्रकाशित करती है, और इस ईयर बुक में पूरे वो एक्टिविटीज होते हैं, एक ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन कि 2023 में इसने क्या क्या किया इस क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए। ये पूरा ईयर बुक में पूरी डिटेल जानकारी होती है। लेकिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आउटकम है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस कॉप में सबसे पहली जो चीज हुई, जो आउटकम था, जो डिसीजन हुआ, वो ये हुआ कि सभी देशों ने मिलकर पहली बार दुनिया के सामने रखा कि अभी से ये जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, उसके अंत की शुरुआत हुई। दोस्तों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब लोग डे वन से जानते हैं कि ये सब हो रहा है जीवाश्म ईंधन की वजह से, लेकिन कोई ओपनली खुल के कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि पूरी इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंड। पहली बार इस कॉप में सभी लोगों ने मिलकर बोला है कि जीवाश्म ईंधन की अभी ये अंत की शुरुआत है। दुनिया में जितने भी ऑयल एंड गैस में काम करने वाली 50 सबसे बड़ी कंपनी है, जो दुनिया में 40% से भी ज्यादा कारोबार करती है, वो आई और उन्होंने कहा कि हम 2050 तक पूरी तरह से जीरो कार्बन बिजनेस करेंगे। यानी धीरे धीरे करके वो ऐसे ऑयल एंड गैस में या ऐसे ईंधन और ऊर्जा में काम करेंगे जहां कार्बन न्यूट्रल ईंधन बनेगा। तो ये सभी बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर क्या करेंगे, कहां निवेश करेंगे, क्योंकि उनको 2030 तक भी उनका एक टारगेट है कि 2030 तक 43% उनको इस फॉसिल फ्यूल का जो उत्पादन है वो कम करना है। तो सोचिए, सभी लोग मिलके कहां आने वाले दिनों में निवेश करने वाले। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आउटकम था कि जो था, उन्होंने एक स्पेशल निधि का संकलन शुरुआत की इस साल से, उसका नाम है लॉस एंड डैमेज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी नुकसान हो रहा है उस नुकसान को भरने के लिए, उसको मदद के लिए एक फंड उन्होंने तैयार किया, एक निधि का संकलन किया। इस बार उन्होंने लगभग $700 मिलियन यानी 6,000 करोड़ रुपीस, इतना उन्होंने संकलन इस सिर्फ 2 हफ्ते में किया। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि क्लाइमेट फंडिंग। दोस्तों, क्लाइमेट फंडिंग जिस तरह से अब ये संकट बढ़ रहा है ना, उसी तरह से बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, संकट को रोकने के लिए कई सारे निधि भी जमा कर रही है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ राइट साइड में एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसकी एक रिपोर्ट है, हर साल वो डालते हैं कि हमारा क्लाइमेट फंड की ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है। वैसे सिर्फ एडीबी की नहीं, वो वर्ल्ड बैंक की है, वो प्रमुख जो बैंक है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी आती है कि इस साल हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए इतना पैसा रखने वाले, इतना फंड है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो स्पेशल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे अंतरराष्ट्रीय, जैसे यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका की संस्था है, और कई सारे ऐसे संस्था की जो स्पेशल फंड लाती है। इसके अलावा एक स्पेशल अलग अलग चीजों के लिए, यानी आप क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए, बाकी चीजों के लिए कई सारे फंडों का इंतजाम या इन्वेस्टमेंट का इंतजाम इसलिए हो चुका है। और इस साल भी कॉप में ये फंडिंग दिखाई गई, ये अपडेट्स दिखाई गई, और बहुत ही ज्यादा है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो इस क्लाइमेट चेंज में अभी बढ़ रहा है, सबसे दिन ब दिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो है कार्बन मार्केट, और बहुत नेचुरल। दोस्तों, कार्बन मार्केट क्या है? जैसे हमारा सीमेंट मार्केट होता है, स्टील मार्केट होता है, गेहूं का मार्केट होता है। इसमें क्या करते हैं, हम स्टील तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और बेचते हैं। वैसे ही है कार्बन मार्केट, और उसमें क्या तैयार करते हैं, क्या बेचते हैं, क्या कमोडिटी है, तो उसका नाम है कार्बन क्रेडिट। देखिए, अभी पूरे दुनिया की ईंधन और ऊर्जा की एक जरूरत है। साल में इतना ईंधन ऊर्जा हमें लगता है, और उनको ये भी पता है कि ये ईंधन और ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करने के बाद इतना एमिशन होने वाला है। अगर उसके जगह पे आप कोई स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करते और उसके वजह से अगर आपका वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का
इमिशन होना था वो कम हो रहा है। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप कम कर रहे हैं तो आपको मिलता है 1 कार्बन क्रेडिट। वो वैसे तैयार होता है, वैसे मैन्युफैक्चर होता है, और वो कार्बन क्रेडिट फिर 12, 15, 20, 25 डॉलर हर एक कार्बन क्रेडिट, वो उसका ट्रेड होता है, वो बिजनेस होता है, मार्केट होता है, और वो तेजी से ये मार्केट बढ़, जितना ज्यादा आप कार्बन क्रेडिट तैयार करें उतना दुनिया के लिए अच्छा। इसमें लेकिन एक चीज है कि अगर आप ये स्वच्छ ईंधन में जा रहे हो, स्वच्छ ईंधन का काम करो, लेकिन उसके साथ अगर आप समाज के लिए या सस्टेनेबल गोल्स है जो यूनाइटेड नेशंस के, उसके लिए काम कर रहे हो, तो वो आपके जो गोल्ड जो कार्बन क्रेडिट होते हैं वो सोने जैसे इतने महंगे होते हैं। इसे कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड कार्बन क्रेडिट। क्यों इतने महंगे होते हैं, क्यों उनको ज्यादा पैसा मिलता है? सबसे पहले तो ये यूनाइटेड नेशन के जो गोल है, यानी अगर आप दारिद्र्य निर्मूलन का काम कर रहे हो, आप बेरोजगारी के ऊपर काम कर रहे हो, आप जेंडर इक्वालिटी महिला सक्षमीकरण के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप पानी हवा या जमीन का जो प्रदूषण है उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो यूनाइटेड नेशन आपको, उनके पास भी पैसा है अलग अलग चीजें अचीव करने के लिए, लेकिन यूनाइटेड नेशन कैसे खुद जाएगा और करेगा? तो जो संस्थाएं करती है उनको पूरा भर भर के सब कुछ देती है। जो काम हम करें दोस्तों, जो काम करने का तरीका हमारा है, यानी किसानों का सक्षमीकरण है या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो सब हम सबसे ज्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड कार्बन क्रेडिट तैयार करें। और आज की तारीख में अगर आप मार्केट देखोगे तो आज की तारीख में एक कार्बन क्रेडिट का जो मार्केट है 1.16 ट्रिलियन डॉलर, इसका मतलब 95 लाख करोड़, 95 लाख करोड़ का लोग कार्बन क्रेडिट बेच रहे हैं, और वो 5 साल में 2.68 NN 225 लाख करोड़ से भी ज्यादा इतना होने वाला है। लेकिन ये कार्बन ये जो मार्केट है वो कितना बड़ा है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। दुनिया तो चाहती है कि आप जल्द से जल्द करें, दुनिया चाहती है जल्द से जल्द करें, ये 225 लाख करोड़ नहीं 500 लाख करोड़ का कार्बन मार्केट बने, ऐसी दुनिया उसके ऊपर कोशिश करती है। फंड कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। वैसे ही यूरोपियन यूनियन के भी उनका रिपोर्ट जारी हुआ इस साल, वो हर साल होता है, वो भी क्लीन एनर्जी की रिपोर्ट है, वो भी कितना कुछ उसके लिए कर रहे हैं, वो रिपोर्ट है। बाद में लांसेट काउंटडाउन रिपोर्ट करके एक रिपोर्ट है, 2015 के बाद वो रिपोर्ट की शुरुआत हुई है, और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से कैसे हेल्थ के ऊपर परिणाम हो रहा है ये सब इस रिपोर्ट में है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशल क्लाइमेट एम्बिशन समिट है, जिसमें सिर्फ बड़ी जो इकोनॉमीज है वो आती है। न्यूयॉर्क में ये हुआ, और ये सिर्फ इसके लिए है कि ये संकट है और इसके लिए किसका कितनी तैयारी है। हमारे देश में भी एक समिट हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण, वो था G20 समिट, न्यू दिल्ली में हुआ। दोस्तों ये दुनिया के जो 20 सबसे इंपॉर्टेंट जो देश है उनका एक समिट था। हमारे देश में जब ये समिट हुआ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा सब्जेक्ट जिसके ऊपर चर्चा हुई वो थी क्लाइमेट चेंज। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि यहाँ ये प्रस्ताव हुआ, ये डिसाइड हुआ कि अगर हमें इस क्लाइमेट चेंज को रोकना है, इस संकट से निकलना है, तो कम से कम $4 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन डॉलर यानी 300 लाख करोड़ हर साल लगेंगे, तब जाके हमें ट्रांजिशन कर पाएंगे। ये हमारे देश में भी हुई। तो हर जगह ये हो रहा है, हर जगह लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर जगह एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी होगी कि हर जगह रिसर्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन, ये जो लोग क्लाइमेट चेंज में काम कर रहे हैं, ये सभी लोग बार बार दुनिया को, ऐसे जो लीडर्स है देशों के, उनको एक चीज बार बार बता कि टारगेट 2 डिग्री नहीं है, टारगेट 1.5 डिग्री है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है समझना। और इसलिए जब 1.43 पे हम पहुंचे, ये इतना सीरियस है। तो क्या होगा आगे, क्या होगा इस साल? तो मैं आपको बता दूं कि आपने देखा कि संकट गहरा है, लोग उस पर काम कर रहे हैं, लोगों को तो पता ही है, लेकिन सोल्यूशन के ऊपर भी इतनी सारी फंडिंग के ऊपर पूरी दुनिया में काम चल रहा है। आज अगर इसकी पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली बहुत सारा फंड लेके दुनिया अभी रेडी है। लेकिन इशू क्या है कि करे कैसे? ये 1.5 डिग्री का जो टारगेट है, करे कैसे इसको रोके, ये सबसे बड़ा मसला है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि जिस रिन्यूएबल के नाम पे जो भी चल रहा है काम, सोलर सेल का काम चल रहा है या विंड पावर या हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहा है, लोगों को पता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, ये नहीं चलेगा आगे के सैकड़ों साल। ये जो चीज हम आज कर रहे हैं नहीं चलेगी, इनको पता है, अच्छी तरह से पता है। और इसीलिए अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि करे क्या, कैसे करें इसको। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हर तरह डिस्कस होती है, और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लोग
ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन से लेकर सभी ऑर्गेनाइजेशन, उनका एक ये भी बोलना है कि जब आप एक ट्रांजिशन करोगे, जब आप फोसाइल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन को लेके आप स्वच्छ ईंधन की ओर जाएंगे, वो इस तरह से करना पड़ेगा आपको, वो ट्रांजिशन जो जस्ट हो, जो करते करते आप अपने समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनका भी ख्याल रखें। यानी समाज में लोग हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट है, उनको जो लगता है वो सब उसका ख्याल रखें, उसको कहते हैं जस्ट ट्रांजिशन। ये भी सब जो डिस्कस होता है और इसलिए वो इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल गोल्स, और इसलिए उसका फ्रेमवर्क भी रेडी है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि प्लान क्या है, कैसे करें। आज जीवाश्म ईंधन की वजह से जो भी कामकाज हो रहा है, और आने वाले दिनों में अगर आप हर जगह सिर्फ सोलर फ्यूल लगाएंगे लेकिन लोगों के सामने ही नहीं देखेंगे, लोगों को ही नहीं देखेंगे, आप उनकी इनकम को नहीं देखेंगे, आने वाली जनरेशन को नहीं देखेंगे, तो किस तरह से होगा? ये नहीं बिल्कुल। और हर तरह आप देखोगे ना, पीपल आर टॉकिंग अबाउट ओनली जस्ट ट्रांजिशन। और ऐसी दुविधा में, ऐसी सिचुएशन पूरी दुनिया में जब ये हाल है, और ये हाल अभी इस साल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपको अंदाजा ही नहीं है कि एमसीएल का जो सोल्यूशन ये कितना महत्वपूर्ण है, इसकी कितनी बड़ी कीमत है। एमसीएल का जो सोल्यूशन है, एमसीएल जिस तरीके से काम कर रही है, ये सब कुछ, ये लोगों को साथ में लेके आना, ये सैटरडे सेशन करना, किसानों के लिए काम करना, महिला सक्षमीकरण का काम करना, ये 5E मिशन के लिए काम करना है, तो पूरी दुनिया में कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतने बड़े लेवल पे ऐसा काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। और सॉल्यूशन अगर आप देखोगे ना, चाहे वो जस्ट ट्रांजिशन हो, चाहे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लोगों को रोकने का काम हो, संकट को, ये सबसे बड़ा काम आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ एमसीएल कर। आज की तारीख में पूरी दुनिया में अगर कोई सॉल्यूशन है तो सिर्फ और सिर्फ एमसीएल है। इसकी आप बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं किसी भी छोटी छोटी चीज को अगर आपको इतनी बड़ी समझाता हो, पढ़ाई करता हूं, आपके सामने रखता हूं, तो मुझे बहुत अंदाजा है कि हमारे पास क्या है हमारे। और ये कुछ ऐसा बोलना है ना, फंडिंग की क्या कैसे, दोस्तों अब भी फंडिंग की शुरुआत की है हमने, अभी तक पैसे को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हम अपने कंपनी को ऐसे बेच के पैसा नहीं लाना चाहते हैं। हम अपने भविष्य को बेच के पैसा नहीं लाना चाहते जैसे बाकी की कंपनियां करती नहीं। हमने किसी वीसी को वगैरह कुछ शेयर बेचे और पैसा जमा। लेकिन अभी जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक प्रोसेस है, उसको थोड़ा सा वक्त लगता है, दैट इज ओके। लेकिन ये जब होगा तब ऐसे होगा कि जैसे रात के बाद जब सूरज निकलता है ना, हर जगह रोशनी होती है, सूरज निकलता है और किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती कि सूरज निकला है करके। वैसे ही जब ये फंडिंग लेके हम आएंगे ना, तो आप सभी लोग जो एमसीएल के साथ जुड़े हुए हैं, उद्योजक है, एमसीएनजी प्रोजेक्ट, एमकोल, एमसीएस प्रोजेक्ट, ये सभी तो आपको पता तो चलेगा ही। लेकिन वो सभी लोग आज एमसीएल को नहीं जानते, वो तो उनको पता नहीं, उनको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और कौन से लेवल पे कर रहे हैं। और ये आप देखेंगे आने वाले दिनों में कार्बन क्रेडिट को लेके सबसे ज्यादा बिजनेस अगर कोई करेगा, देखो एक सिंपल, आप गेहूं का मार्केट है वैसे समझो ना, इसे सबसे ज्यादा गेहूं बनाना और बेचना, बस इतना काम है ना। सबसे ज्यादा कार्बन क्रेडिट अगर कोई तैयार करेगा आने वाले दिनों में, वो हम करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे, हमारा किसान करेगा। ये जो कार्बन क्रेडिट है, और सिर्फ कार्बन क्रेडिट है, गोल्ड स्टैंडर्ड कार्बन क्रेडिट, इसके मार्केट की कोई सीमा नहीं है। लोगों को सिर्फ 1.5 डिग्री कम करना है, बस इसके ऊपर फोकस है। ये करने में सबसे ज्यादा बेस्ट पोजीशन में अगर कोई संस्था है तो हम आज एमसीएल है, गोल्ड स्टैंडर्ड कार्बन क्रेडिट करेगी, एमसीएल सस्टेनेबल गोल्स भी अचीव कर रही है। सब काम करते हम सिर्फ सोलर सेल्स नहीं लगा रहे, हम लोगों के साथ मिलकर काम करें, जो बहुत और बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये जो हमारे प्रिंसिपल है ना, ये जो हमारा तत्व है कि हमें जो भी चाहिए ना, जो भी जरूरत है, हमें अपनी माँ के पास बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा देने के लिए। माँ सब कुछ दे सकती है, यानी हमारी जो जरूरत है उससे बहुत ज्यादा। 800 करोड़ लोग हैं ना, वो बढ़ के अगर 1000 करोड़ भी हो गए ना, तो भी अपने पास स्वच्छ ईंधन ऊर्जा तैयार हो सकती है, इतना सब कुछ है। और हमारा जो प्रिंसिपल है ना, हम सिर्फ उसको फॉलो करके, और ये जो तरीका है, ये जो तत्व है, प्रिंसिपल है, पूरी दुनिया फॉलो करेगी आने वाले दिनों में। हम लोग दुनिया को बताएंगे कि क्या सही है, किस तरह से काम करना होगा, और कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा ईंधन है जो आगे के हजारों साल भी चलेगा। भले ही आपकी जरूरतें पड़ो, आप एआई में काम करो, सब जगह काम करो, ये सभी जरूरतों को पूरा करने का जो
जो पॉसिबिलिटी है, जो पोटेंशियल है, वो सिर्फ और सिर्फ माँ जैसे काम कर रही है इतने सालों से, बस उसमें है, बायोफ्यूल्स में। और ये जो संकट है ना, जिस संकट की दुनिया बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, देखो अभी जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, वो टेम्परेचर 80% बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। अभी दुनिया सोच रही है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम करे, कोई ऐसे ऐसे बड़े बड़े यंत्र बना रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा काम क्यों कर रहे हैं हम लोग, जब हमारी माँ के पास इतना सिंपल तरीका है। ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये जो खेती हम करते हैं ना, इसके लिए खाना है कार्बन डाइऑक्साइड, खाना। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके वजह से फिर वो हाइड्रोकार्बन तैयार करके हमें देते हैं। इतना सिंपल है। ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की भी बात है ना, ये नेपियर ग्रास इतनी तेजी से क्यों बढ़ता है? ये इसलिए बढ़ता है कि वो ज्यादा वो खाना खाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का सबसे ज्यादा पोटेंशियल अगर कुछ है तो हमारे बायोमास, हमारे नेपियर में है, और ये सिक्वेस्टर करता है। ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बड़े बड़े, अगर आपको शब्द समझते हैं ना, तो ये कार्बन हवा से निकाल के गाड़ देने का काम ये नेपियर गैस करने वाला है। और यही सोल्यूशन है। आने वाले दिनों में अगर सोल्यूशन है तो यही करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हम ये सभी जो यंत्रणा, ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशन जो अभी काम कर रही है ना क्लाइमेट चेंज में, इन सभी ये सबके साथ, और ये सभी हमारे साथ एमसीएल के साथ आने वाले दिनों में काम करने में, ये सभी संस्थाएं, यानी यूरोप से लेके अमेरिका से लेके यूनाइटेड नेशन के ये जो अलग अलग संस्थाएं आने वाले दिनों में एमसीएल के साथ मिलके हम काम करने वाले, इस लक्ष्य को भी हासिल करने वाले हैं। और सिर्फ भारत ही नहीं, हो सकता है कि बाकी के देशों में भी जाके एमसीएल के साथ एक काम करें। बात सिर्फ अगर इकोनॉमी की नहीं, इकोनॉमी की भी अगर बात करें ना, तो अगर 20 से 25%, 30% तक अगर हम स्वच्छ ईंधन बनाते हैं ना हमारे देश में किसानों के साथ मिलकर, अपने आप दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हो सकती है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट में 20% तक अपना हिस्सा होने वाला, इतना मार्केट हम कर सकते। जितने भी हमें सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स करने हैं, जो पेट्रोकेमिकल्स को रिप्लेस करने हैं, वो भी 20-25% तक अपना हिस्सा हो सकता है। ये हैंडीक्राफ्ट सिर्फ हमारे पास है, बाकी लोगों के पास नहीं, किसी के पास, चाइना अमेरिका के पास नहीं है। ये तीनों मिला के जब आप देखोगे, जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो रेवेन्यू, बाकी सब चीजें होगी, अपने आप भारत देश आने वाले दिनों में नंबर 1 की इकोनॉमी बनने। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्या मैं आपको बोलता हूं, ये सही दिशा में दिखाने वाला काम, ये सही दिशा दर्शन करने वाला काम आने वाले दिनों में अपना देश करने वाला है। ये गलत हो रहा है। ये हम कभी भी माइनिंग करके वो सस्टेनेबिलिटी कभी अचीव नहीं कर सकते। एक ही तरीका है, वो है माँ का तरीका, वो है एग्रीकल्चर। और ये करने का काम जब हम करेंगे तो फिर से हम दुनिया के लिए गुरु बनने वाले। ये विश्व गुरु वगैरह जब कहते हैं, कैसे बनेंगे विश्व गुरु? गुरु क्या बता, क्या सही क्या गलत बताएगा ना, हम बताएंगे उनको, हम बताएंगे कैसे प्लास्टिक को बंद करना है। और इसीलिए आने वाले दिनों में हमारी सिर्फ बिगेस्ट इकोनॉमी तो हुई, लेकिन हम लोगों को एक सही तरीका बताने का काम करें। और दोस्तों, इसलिए आने वाले दिन, आने वाला साल ये हम सबका होने वाला है, हमारे किसानों का होने वाला है, एमसीएल का होने वाला है। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज कृपया आप अपने सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पे ऊपर है। क्योंकि हमें मिलके अपने देश को ना कि सिर्फ सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है, लेकिन हमारे देश को, हमको सबको मिलके दुनिया का सबसे महान राष्ट्र, एक विश्व गुरु बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय एमसीएल। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग विश्व के सामने आज की तारीख में, आज 2023 के आखिरी कुछ दिनों के अंदर, मतलब तो इस दशक के खत्म होने से पहले अगर देश के सामने सबसे बड़ा कुछ प्रॉब्लम है तो वो है क्लाइमेट चेंज। इस विश्व के सामने प्रॉब्लम है तो वो क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज को सिर्फ प्रॉब्लम चैलेंज समझ के न चलते हुए उसके तरफ विश्व गुरु बन के उसको सोल्यूशन देने का काम कर रहा है एमसीएल। और आपने देखा कि जितना बड़ा ये आह्वानात्मक विषय है, उतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए, जो सही मायने में इस धरती माँ का पुत्र बनके इस धरती माँ के लिए, भारत माता की धरती से अपना सोल्यूशन दे दे। तो जी हाँ, गुड मॉर्निंग परिवार। और एक शुक्रवार शाम का ट्रेनिंग वेबिनार और हमारी सोच पे एक जोरदार प्रहार। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने देखा होगा तो क्लाइमेट अलायंस तक की जो बात हो रही है, हम इस सबकी शुरुआत करने वाले पहले घटक। तो शुरुआती दौर में हमें सबसे ज्यादा पेन लेना पड़ेगा। हम सबसे ज्यादा पेन लेके दुनिया के सामने एक प्रेजेंट सेट करेंगे,
एक प्रतिमा सेट करेंगे, एक सॉल्यूशन सेट करेंगे और उसको दुनिया फॉलो करेगी, तब जाके हम भारत को सही मायने में इंडिया ग्रेट अगेन का जो नारा शाम सर ने दिया है सही कर पाएंगे। तो हमें सोच में बदलाव करके